अजीत पवार की मौजूदगी में शिवसेना के कई नेता एनसीपी में चले गए। उसका बदला लेने में उद्धव ठाकरे ने जरा भी वक्त नहीं गंवाया और 10 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। ऐसा करके उद्धव ठाकरे ने अपने हिसाब से एनसीपी से बदला ले लिया, लेकिन बदले के इस खेल में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच की तल्खी बढ़ गई, जो उद्धव ठाकरे सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मामला पुलिस अफसरों के तबादले को लेकर है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने रविवार 2 जुलाई को 10 डीसीपी के ट्रांसफर ऑर्डर्स पलटने का आदेश जारी किया। राज्य में 2 जुलाई को जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर्स में डीसीपी को जोन और क्राइम ब्रांच तथा उनमें से कुछ को नॉन एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस से एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि इससे शिवसेना और एनसीपी के बीच फिर से विवाद पैदा हो गया। सूत्र बताते हैं कि तबादले का आदेश अनिल देशमुख के महकमे से आया था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय को लूप में नहीं लिया गया। इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने यहां तक कहा कि ट्रांसफर के बारे में सीएम ऑफिस को कोई जानकारी नहीं थी और इसे गृह विभाग ने मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है और गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। रविवार दोपहर को संयुक्त पुलिस कमिश्नर प्रशासन और पुलिस कमिश्नर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश ने राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 2 जुलाई को जारी किए गए ट्रांसफर ऑर्डर्स को रद्द कर दिया, जबकि डीसीपी अविनाश कुमार और डीसीपी नियाती ठक्कर दवे जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए थे और उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया, जबकि उनका प्रभार डीसीपी एन अंबिका और डीसीपी प्रणय अशोक को सौंप दिया गया। हालांकि इस आदेश से राज्य में सत्तारूढ़ सहयोगी दलों के बीच विवाद बढ़ गया है और रविवार दोपहर तक सीएम ऑफिस के निर्देश के बाद ट्रांसफर ऑर्डर्स को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। स्थानांतरित किए जाने वाले इन अधिकारियों को अपनी पूर्व पोस्टिंग पर वापस जाने के लिए कहा गया है। राज्य में शिवसेना की ओर से एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि इस ट्रांसफर ऑर्डर को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया, जिसके बाद इस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। 2 जुलाई को जारी किए गए 10 डीसीपी अफसरों के ट्रांसफर ऑर्डर में 8 के ट्रांसफर ऑर्डर रविवार को रद्द कर दिए गए, जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए 2 डीसीपी को छोड़ दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अफसरों के ट्रांसफर और अब निरस्तीकरण ने इस पर भ्रम पैदा कर दिया है कि उनका फिर ट्रांसफर क्यों किया गया था। सोनिया गांधी कार्यकारी से पूर्ण अध्यक्ष बन जाएंगी या फिर राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर वापसी होगी, इसका फैसला जल्द ही होने जा रहा है। वजह यह है कि सोनिया गांधी पार्टी के संगठन में बड़े उलटफेर करने की तैयारी में हैं। कांग्रेस के वे नेता जो सालों से सचिव और प्रभारियों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनमें से आधा दर्जन को महासचिव बनाकर पदोन्नति दी जानी है और जाहिर है कि कई बुजुर्ग महासचिवों की छुट्टी भी होगी। ये सब सोनिया गांधी करेंगी, लेकिन राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष की भूमिका में नहीं दिखेंगे। ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी ही निभाती रहेंगी। पार्टी के पास फिलहाल 2 विकल्प हैं। वो सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष की जगह अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिकता पूरी कर या चुनाव आयोग से संगठनात्मक चुनाव के लिए और समय मांगे। राहुल के करीबियों के मुताबिक राहुल ने फिलहाल बतौर सांसद सक्रियता बनाए रखने के संकेत दिए हैं। राहुल ये जरूर चाहते हैं कि संगठन में जिस तरह के बदलाव अध्यक्ष रहते उन्होंने शुरू किए थे, पार्टी उस दिशा में आगे बढ़े। राहुल ने अपनी मंशा कांग्रेस अध्यक्ष को बताई है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस बिहार, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। दरअसल राहुल ने संगठन में बदलाव शुरू किए थे, जिनमें कई महासचिव जिन पर गुटबाजी बढ़ाने और निष्क्रिय रहने का आरोप था, उन्हें हटाया या उनसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छीनी गई थी। कई बुजुर्ग महासचिव जिनके पास 3-4 राज्यों का प्रभार था और वहां पार्टी कमजोर हो रही थी, वहां की जिम्मेदारी युवा नेताओं को सौंपी गई थी। इस छंटनी प्रक्रिया में कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ महासचिवों को इशारा कर दिया और कुछ ने खुद किनारा करने का आग्रह किया है। देश के वर्तमान माहौल में पार्टी ऐसे चेहरों को सामने लाना चाहती है जो विषम परिस्थितियों में जमीन पर काम कर रहे हैं। राहुल के करीबी नेता इस बदलाव को उनकी वापसी का आधार मान रहे हैं। तर्क दिया जा रहा है एक बार संगठन स्तर पर ओवरहॉलिंग के बाद ही दोबारा वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में कोरोना और गठबंधन में शामिल पार्टियां दोनों ही बेकाबू हो गए हैं। एनसीपी और कांग्रेस के बिगड़े रिश्ते को फिर से दुरुस्त करने के लिए संजय राउत ने ऑपरेशन लोटस का डर दिखाना शुरू कर दिया है। संजय राउत कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार अक्टूबर तक गिर जाएगी। ऐसा कहकर वे एनसीपी और कांग्रेस दोनों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सामना के अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने विधान परिषद की 12 सीटों पर नियुक्तियों को लेकर हो रही देरी पर निशाना साधा
तो राउत के इस सियासी दांव पर पलटवार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव को विधान परिषद की चिंता छोड़कर बेकाबू कोरोना को काबू करने पर ध्यान देना चाहिए, जो बेकाबू हो चुका है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी अगले अक्टूबर तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने इस संबंध में शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने आर्टिकल रोक थोक में ये बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए राज्यपाल द्वारा नामित विधायकों की प्रक्रिया को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और ठाकरे सरकार के बीच संघर्ष का नया अध्याय का हवाला दिया। सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल सरकार की सिफारिशों को तत्काल मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। राज्यपाल ने अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को अगले 2 महीनों के लिए सिफारिश नहीं भेजने के संकेत दिए हैं। राज्यपाल का मानना है कि कोरोना के संकट काल में विधायकों की नियुक्ति प्रक्रिया करना उचित नहीं होगा। ऐसे में राज्यपाल सितंबर में 12 विधान परिषद के सदस्यों का नियुक्ति टालने का मन बना चुके हैं और शिवसेना इसी को बीजेपी की सरकार गिराने की तैयारी का संकेत बता रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल पिछले 3 दिनों से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को ये संकेत दे रहे हैं। गवर्नर का विचार है कोरोना के कारण वर्तमान स्थिति राज्यपाल नामित विधायकों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए ये स्पष्ट है कि गवर्नर अगले 2 महीने यानी सितंबर तक सरकार की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेंगे। संजय राउत का आरोप है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को टाला जा रहा है ताकि अगर बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस करने में कामयाब होती है तो सभी 12 सदस्य बीजेपी के ही होंगे। राउत ने राज्यपाल की भूमिका की आलोचना करते हुए कहा, यदि ये जानकारी सही है तो 12 सदस्यों की नियुक्ति अक्टूबर तक बढ़ाए जाने का क्या मकसद है? अक्टूबर का महीना क्यों? ऐसी अफवाहें हैं कि महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार अक्टूबर तक गिर जाएगी, बीजेपी ऑपरेशन कमल शुरू करेगी। करने दो, बीजेपी के डॉक्टर होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, ये पहले पता करना होगा। उनके सर्जन को ऑपरेशन करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, कम से कम 5 साल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर कोई राज्यपाल के नाम पर ये राजनीति का काम कर रहा है तो राज्यपाल को खुद इसे रोकना चाहिए। इसलिए अब हर कोई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा की प्रतिक्रिया देख रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की विधान परिषद में नियुक्ति के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर एक समान विवाद पैदा हो गया था। तब भी संजय राउत ने बार बार राज्यपाल कोश्यारी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि राजभवन तुच्छ राजनीति का केंद्र है। इस बात पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद संजय राउत ने राजभवन का दौरा किया और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उस समय ये सोचा गया था कि शिवसेना और राज्यपाल के बीच तनाव अब कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी राउत विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते रहे और शिवसेना बनाम राज्यपाल के बीच संघर्ष का ये नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने कई बार सीधे सीधे सेना पर सवाल उठाए। सेना के बयानों तक पर भरोसा नहीं किया और वही कहा जो उनके हिसाब से सियासी खाने में फिट बैठा। राहुल गांधी की इसी हरकत पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसद के स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए, मगर वो देश का मनोबल गिराने और सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने का काम लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी के रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं होने की खबर के बाद नड्डा ने ये प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन दुख की बात है कि वे देश का मनोबल गिराने, सशस्त्र बलों के शौर्य पर सवाल उठाने के साथ साथ वो सभी काम कर रहे हैं जो एक जिम्मेदार विपक्ष नेता को नहीं करने चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी का ताल्लुक उस गौरवशाली वंश परंपरा से है जहां रक्षा के लिए समिति नहीं बल्कि कमीशन मायने रखता है। कांग्रेस में कई ऐसे योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों की जानकारी रखते हैं, लेकिन एक शाही परिवार कभी भी वैसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देगा। राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना करते रहते हैं। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध पर भी उन्होंने सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रखा है। बीजेपी ने इस मामले में पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर नेताओं का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। बता दें कि राहुल गांधी ने नोटबंदी, कोरोना और जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी से जुड़ी विफलताएं भविष्य के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाए जाने का विषय होंगी। महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच वर्चस्व की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है।
एनसीपी ने शिवसेना के नगर सेवक तोड़े तो मुंबई में पुलिस अधिकारियों के तबादले और अन्य कुछ मामलों को लेकर राज्य की महाविकास अघाड़ी के घटक दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में आपसी रस्साकशी शुरू हो गई। वहीं थाने में इन तीनों के बीच तनाव बढ़ रहा है। आरोप है कि शहर के विकास काम से जुड़ी बड़ी बैठकों और बड़े कार्यक्रम में मनपा में सत्तासीन शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी को दरकिनार कर रही है। एनसीपी से जुड़े कुछ लोगों ने शनिवार को थाने आए और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को पत्र देकर नाराजगी जताई। आदित्य ठाकरे के आने और शहर की परिस्थिति को लेकर मनपा आयुक्त के साथ बैठक के बारे में कांग्रेस और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी को जानकारी नहीं दी गई थी। ठाणे शहर एनसीपी अध्यक्ष आनंद परांजपे का इस बारे में कहना है कि भले ही शिवसेना की तरफ से शासकीय बैठक की जाए, लेकिन राज्य सरकार में सहयोगी पार्टी होने के नाते शहर के संबंधी मुद्दों पर एनसीपी और कांग्रेस दोनों की राय भी जाननी चाहिए। जमीनी हकीकत का पता तब ही चलेगा जब घटक दलों से विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस ने तो शिवसेना और एनसीपी दोनों पर हमला बोला है। कांग्रेस के राजेश जाधव कहते हैं कि पिछले दिनों शहर में 1000 बेड के कोविड अस्पताल के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस को पूछा नहीं गया। इसके अलावा शहर के विकास के मुद्दे से जुड़ी बैठकों के बारे में कांग्रेस को सूचित नहीं किया जाता। जाधव के मुताबिक राज्य सरकार में सहयोगी होने के नाते कांग्रेस को भी स्थानीय जनता और लोगों की फिक्र है, लेकिन उनकी हमेशा उपेक्षा की जा रही है, जो अन्यायपूर्ण है। भारत के विशेष प्रतिनिधि और एनएसए अजीत डोभाल और चीन के समकक्ष वांग ली के बीच हुई बातचीत के बाद गलवान घाटी से चीन की सेना पीछे हट गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच हुई बातचीत और तनाव को घटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया जब पेइचिंग ने भारत के चौतरफा दबाव के आगे झुकते हुए गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से 1.5 किलोमीटर अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। सूत्रों का कहना है कि सीमा बातचीत को लेकर भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच वार्तालाप के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने पर सहमत हुए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के बीच तनाव को घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले लद्दाख में भारत की सख्ती और जोरदार जवाबी कार्रवाई के बाद चीन के आक्रामक रुख में अब नरमी आई है। जानकार सेना को पीछे हटाने को तनाव घटाने की तरफ पहला कदम मान रहे हैं। बता दें कि 15 जून की रात दोनों देशों के जवानों के बीच खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 जवान मारे गए थे। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत करीब 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने अपने कैंप्स भी पीछे हटा लिए हैं। हालांकि इस पर अभी सेना का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खबरों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जताई थी। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी को अब बफर जोन बना दिया गया ताकि आगे फिर से कोई हिंसक घटना न हो। सूत्रों के मुताबिक अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन कहां और कितने ये वेरिफिकेशन के बाद कंफर्म हो पाएगा। 30 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देखकर ही दूसरा कदम बढ़ाया जाएगा। वेरिफिकेशन में 3 दिन का समय लग सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जैसे चीन ने एक टेंट हटाया तो 3 दिन के अंदर यूएवी से उसकी फोटो ली जाएगी और फिर पेट्रोलिंग पार्टी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को इतने गहरे जख्म दिए हैं कि उसे भरने में लंबा वक्त लग सकता है। हालात ये हैं कि सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का पूरा सांगठनिक ढांचा ही तबाह हो गया। पार्टी के पास न तो ढंग के नेता बचे हैं और न ही कार्यकर्ता, जबकि 24 में 16 सीटें इस इलाके की हैं जहां उपचुनाव होने हैं। बहुत कम वक्त में पार्टी का ढांचा फिर से खड़ा करना कमलनाथ और कांग्रेस के मैनेजर्स के लिए आसान नहीं है। इसको ध्यान में रखकर कांग्रेस ने फैसला किया कि उपचुनाव होने तक पार्टी का चुनावी मुख्यालय भोपाल की बजाय ग्वालियर में रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का तर्क है कि ग्वालियर में चुनावी मुख्यालय होने से आगामी उपचुनाव में हर एक सीट पर होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी रखी जा सकेगी और उसी के अनुसार रणनीति बनाई जा सकेगी। कमलनाथ और मुकुल वासनिक ने ग्वालियर चंबल संभाग के उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के प्रभारियों से इस संबंध में फीडबैक लिया।
मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने उपचुनाव वाले सभी 24 सीटों के प्रभारियों से अलग अलग फीडबैक लिया है, लेकिन 20 प्रभारी अब तक की चुनावी तैयारी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और कमलनाथ ने मंडल और सेक्टर स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। इन दोनों ने उपचुनाव वाली सभी 24 विधानसभा सीटों के प्रभारियों से संगठन में पार्टी कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने को कहा है। साथ ही गुटबाजी को बढ़ावा देने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है।